गुड इवनिंग दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है दोस्तों 28 जून। तो 28 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग के टॉप 10 में है नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया किस निकाय से रिलेटेड है। सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम जो होता है ना कि कहाँ हुआ है और किसके किसके बीच हुआ है। समुद्र पावक क्या है, मोबस क्या है, ईरान क्यों न्यूज में है, चेनाब नदी न्यूज में क्यों है और कहाँ पर है यह यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूज में क्यों है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है दोस्तों, यह क्या है और यह न्यूज में क्यों है। और नन्ही परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है। और लास्ट दोस्तों जो होता है चीन न्यूज में क्यों है। क्या दोस्तों, चीन न्यूज में क्यों है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहली न्यूज की तरफ चलते हैं कि नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। सबसे पहले पूछेगा आपसे कि यह किस निकाय से रिलेटेड है, मतलब यह किसके अंतर्गत कार्य करता है, किस निकाय से रिलेटेड हो। तो याद रखिएगा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है, किस निकाय से रिलेटेड है। तो आप याद रखिएगा कि यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय से यह रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार से यह रिलेटेड है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय से के कार्यालय से रिलेटेड है। ठीक है, कार्य क्या है इसका, कार्य क्या है इसका, तो याद रखिएगा इसका कार्य होता है कि यह वायु के गुणवत्ता को, ठीक है, वायु की गुणवत्ता को इकट्ठा करता है, वायु के गुणवत्ता को इकट्ठा करता है, फिर उसका आकलन करता है और समाधान बताता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है कि यह वायु के गुणवत्ता का आकलन करता है। क्या करता है, वायु के गुणवत्ता का आकलन करता है और फिर उसके बाद उसके समाधान को दर्शाता है कि समाधान क्या होगा। मतलब इसका मुख्य कार्य अगर एक शब्द में कहा जाए तो यह जो एयर प्रदूषण हो रहे हैं उसमें जो होता है ना कि कौन से मैटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोगों को बताने का कार्य किसका है, तो यह नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इस निकाय का किससे रिलेटेड है, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय से रिलेटेड है। कार्य क्या होता है, वायु गुणवत्ता को इकट्ठा करता है, फिर उसका आकलन करता है दोस्तों और समाधान बताता है। ठीक है, आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम, क्या सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम कहाँ आयोजन हुआ है, कहाँ मतलब किसके किसके बीच में हुआ है। सामरिक नेतृत्व, सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम, सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम मिस्र प्लस भारत, मिस्र की एयरफोर्स और, ठीक है, और इंडिया की एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया है। क्या मिस्र की एयरफोर्स ने और भारत के एयरफोर्स में भाग लिया है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम जो होता है ना कि भारत ने किस देश के साथ उसमें भाग लिया है, तो आपको याद रखना है कि सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भारत ने मिस्र के साथ भाग लिया है। ठीक है, किसके साथ भाग लिया है, मिस्र के साथ भाग लिया है। मिस्र को दोस्तों क्या दोस्तों इजिप्ट इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैपिटल अगर पूछे कैपिटल क्या है, तो कायरो इसकी कैपिटल है। करेंसी पूछे, करेंसी अगर पूछे तो इजिप्टियन पाउंड। ठीक है, ये इसकी करेंसी है। आपको याद रखना है कि सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम भारत किस देश के साथ हिस्सा ले रहा है, तो याद रखिएगा भारत मिस्र के साथ हिस्सा ले रहा है। इजिप्ट
की कैपिटल क्या होती है? मिस्र की कैपिटल कायरो इसकी कैपिटल है। और करेंसी पूछेगा तो याद रखिएगा इजिप्टियन पाउंड इसकी करेंसी है। ठीक है, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं जो कि समुद्र पावक है। तो दोस्तों समझते हैं कि समुद्र पावक क्या है। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि समुद्र पावक क्या है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे लेकिन आपको ये याद रखना है उसका रिजल्ट क्या है। समुद्र पावक यह एक प्रदूषण नियंत्रक पोत है। क्या है? प्रदूषण नियंत्रक पोत है, ये आपको याद रखना है। क्या है? समुद्री पावक एक प्रदूषण नियंत्रक पोत है। ये आपको याद रखना है कि समुद्री पावक प्रदूषण नियंत्रक पोत है जो अभी अभी रवाना हुआ है। जो होता है कि कोस्टल एरिया से, कहां से? पोरबंदर से, पोरबंदर टू मंगलोर तक। ठीक है, मंगलोर के लिए इनके बीच के जो होता है ना कि जो प्रदूषण है, मतलब जो कि समुद्र में भी दोस्तों बहुत सारे वेसल्स या फिर दोस्तों शिप्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनके मलबे बिखर जाते हैं और वो प्रदूषण का कार्य करते हैं। तो वो क्या होता है कि उनको रोकना और उनको साफ करने का कार्य किसका है? समुद्र पावक का कार्य है, ताकि वो पता लगाए कि कहाँ कहाँ जो होता है ऐसे कचरे फैले हुए हैं और इसके माध्यम से पता लगाकर उसे साफ किया जाए। तो प्रदूषण नियंत्रक पोत कौन है? समुद्री पावक। ये आपको याद रखना है कि समुद्र पावक क्या है। तो याद रखिएगा समुद्र पावक एक प्रदूषण नियंत्रक पोत है जो कि अभी अभी पोरबंदर से कहां के लिए रवाना हुआ है? मंगलोर के लिए रवाना हुआ है। इनके बीच में वह क्या करेगा? जांच करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर अगली न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो है हम लोगों की मोबस। क्या है न्यूज? मोबस। आइए देखते हैं दोस्तों मोबस से रिलेटेड फैक्ट्स क्या है। मोबस, मोबस पूछेगा किस राज्य से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है यह उड़ीसा। किससे रिलेटेड है? यह उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। याद रखिएगा उड़ीसा की कैपिटल याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उड़ीसा में ही आसानी चक्रवात आया था। आसानी का अर्थ पूछे तो याद रखिएगा क्रोध। आसानी नाम किसने दिया? श्रीलंका श्रीलंका में ही हम्बनटोटा पोर्ट है। श्रीलंका को टीयर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। लिट्टे जो आतंकवादी संगठन था, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम इसका फुल फॉर्म है, वह कहां में था दोस्तों? श्रीलंका में ही था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों उड़ीसा से फैक्ट पूछेगा तो यही पूछेगा जो कि करंट से रिलेटेड है। वह यही है कि आसानी चक्रवात यहीं पे आया था न्यू न्यू, और उस चक्रवात ने क्या किया था कि बहुत सारी तबाही लाई थी, मतलब आंधी पानी लाया था। आसानी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्रोध होता है। मोबस के तहत क्या दोस्तों? मोबस लोक सेवा पुरस्कार मिला है मोबस को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मोबस क्या है? तो मोबस गेट्स लोक सेवा पुरस्कार। मोबस को क्या मिला है? लोक सेवा पुरस्कार मिला है। किसने दिया है? यही पूछेगा दोस्तों। यूएन ने। किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन ने लोक सेवा पुरस्कार दिया है। किसको? मोबस को। ये आपको याद रखना है। मोबस किस राज्य से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। आसानी चक्रवात अभी लेटेस्ट चक्रवात था। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में आया था, उसका आसानी नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने नाम दिया था। अर्थ क्या होता है? क्रोध होता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? टीयर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्रीलंका में ही लिट्टे लिबरेशन ऑफ
तमिल टाइगर इलम, ये आतंकवादी संगठन था, वो कहाँ था? श्रीलंका में ही था। टीयर्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है? श्रीलंका में ही है, पर इस पर कब्जा किसका है? चाइना का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन दोस्तों मोबस और उससे जो होता है रिलेटेड जो होता है दोस्तों फैक्ट से है। आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। ईरान, देखते हैं दोस्तों क्या ईरान न्यूज में क्यों है। आइए दोस्तों देखते हैं कि ईरान न्यूज में क्यों है। ईरान, ठीक है। अगर पूछे ईरान न्यूज में क्यों है, तो अभी अभी यहाँ पे 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। क्या आया? 5.6 तीव्रता का भूकंप। कहाँ आया है? ईरान में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया है। पूछेगा कहां पर, कहां पर, तो याद रखिएगा कि यह चरक पोर्ट और क्रिस द्वीप के मध्य आया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ आया? तो चरक पोर्ट और क्रिस द्वीप के मध्य आया। अगर आपसे पूछे दोस्तों चरक पोर्ट कहाँ है, तो ये आपको बताना, ये भी ईरान में है। क्रिस द्वीप भी कहाँ है? ये भी ईरान में। इन दोनों के मध्य में यह ईरान में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। ईरान की कैपिटल पूछे दोस्तों, ठीक है। ईरान की कैपिटल पूछे तो याद रखिएगा तेहरान है। ईरान में दोस्तों याद रखिएगा रामसर साइट, ठीक है। रामसर प्लेस कहाँ है? तो वो अभी ईरान में ही है। रामसर साइट वो कहाँ है? वो अभी आपको याद रखना है, वो अभी ईरान में ही है। रामसर प्लेस दोस्तों, प्लेस जगह है। रामसर साइट तो इसी के नाम पर हुआ, यहीं पे सम्मेलन हुआ था। रामसर स्थान कहाँ है? तो वो अभी ईरान में ही है। तो ईरान इस समय न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। कितनी तीव्रता का भूकंप आया दोस्तों? 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। अगर ईरान की करेंसी पूछ दे तो याद रखिएगा रियाल, ठीक है। करेंसी पूछे, करेंसी पूछे तो रियाल इसकी करेंसी है। ईरान में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। कहां पर आया? याद रखिएगा दोस्तों चरक पोर्ट और क्रिस द्वीप के बीच में आया, ठीक है। एसएससी क्वेश्चन पूछेगा चरक पोर्ट कहाँ स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा चरक पोर्ट कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है, ठीक है। आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि चेनाब नदी न्यूज में क्यों है। आइए देखते हैं दोस्तों कि चेनाब नदी न्यूज में क्यों है। ठीक है। चेनाब नदी पहले याद रखिएगा कहाँ बहती है? जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। न्यूज में क्यों है? तो इस पर बना विश्व, चेनाब नदी न्यूज में क्यों है? तो याद रखिएगा इस पर बना विश्व का सबसे ऊंचा पुल। ये आपको याद रखना है। चेनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों बहती है, यह जो नदी है इस पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। क्या? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल इस पर बना है। ये आपको याद रखना है। क्या? चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है। और जो होता है यह किस परियोजना के तहत बना है? तो USBRL परियोजना के तहत बना है, ठीक है। यह किस परियोजना के तहत बना है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है। कहाँ? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बना है? चेनाब नदी पर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। किस परियोजना के तहत? USBRL, ठीक है, परियोजना के तहत यह बना है। याद रखिएगा किसको किसको यह लिंक करेगा? उधमपुर को, श्रीनगर को, बरमूला को। याद रखिएगा किसको किसको लिंक करेगा? उधमपुर, श्रीनगर, बरमूला रेलवे लिंक परियोजना है यह, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है किसको किसको लिंक करेगा? उधमपुर, मेन रूप से उधमपुर, श्रीनगर, बरमूला रेल लिंक परियोजना है। ये आपको इतना याद रखना है।
इसका मुख्य कार्य है जम्मू कश्मीर से भारत के सारे राज्यों को कनेक्ट करना, परंतु मुख्य रूप से जो कनेक्ट करेगा वो उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेलवे लिंक परियोजना है। ठीक है, चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों याद रखिएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर वूलर झील और डल झील है। ठीक है, वूलर झील और डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो अभी जम्मू कश्मीर में है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यहीं पर है, मार्तंड सूर्य मंदिर, ये भी आपको याद रखना है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? तो वो अभी जम्मू कश्मीर में ही है। तो जम्मू इस समय जम्मू कश्मीर न्यूज में क्यों है? तो क्योंकि जम्मू कश्मीर में बना है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। ठीक है, सबसे ऊंचा रेल पुल किस परियोजना के तहत बना है? तो USBRL लिंक परियोजना के तहत बना है। उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेलवे लिंक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। तो अगर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट पूछेगा तो याद रखिएगा वूलर झील डल झील जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर में ही किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में ही सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। मार्तंड सूर्य मंदिर दोस्तों क्या है? वो अभी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कि UNO न्यूज में क्यों है, आइए देखते हैं। दोस्तों एक और सूर्य मंदिर है, कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना दोस्तों, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, काले रंग का पत्थर उसे बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा, वो अभी उड़ीसा में ही है। ये मार्तंड सूर्य मंदिर है। UNO फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि याद रखिएगा अभी अभी भारत ने बहुभाषावाद जो होता है कि एक कानून पारित करा है, कहाँ? UNO में। याद रखिए बहुभाषावाद ये आपको याद रखना है। वो पूछेगा कौन से देश ने बहुभाषावाद बिल प्रस्तुत किया है UNO में, तो याद रखिएगा भारत ने किया है। ये आपको याद रखना है। बहुभाषावाद से मतलब ये होता है दोस्तों, UNO में अभी कितनी लैंग्वेज बोली जाती है? 6 लैंग्वेज बोली जाती है। कौन कौन सी? इंग्लिश, ठीक है, रशियन, फ्रेंच, चाइनीज, अरेबिक, स्पेनिश। ठीक है, तो अगर आप UNO में कार्य करते हैं तो इन 6 लैंग्वेज में आपको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तभी आपकी जो आप बोलना चाहते हैं वो सुना जाएगा, अन्यथा नहीं सुना जाएगा। इसलिए भारत जो है वहां पर UNO में दोस्तों 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसे P5 कहा जाता है, और 10 टेम्पोररी मेंबर होते हैं। कितने? 10 टेम्पोररी मेंबर होते हैं। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर कितना होता है? 2 इयर्स का। तो इस समय भारत इसमें हेड है। ठीक है, इस समय भारत इसमें हेड है। ठीक है, 2 साल का होता है तो इसमें भारत हेड है। तो भारत ने बहुभाषावाद का बिल प्रस्तुत करा है, किसमें? UNO में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इन 6 लैंग्वेज के अलावा, ठीक है, और भी जो होता है दोस्तों लैंग्वेज की मान्यता दी जाए। परंतु उसमें सबसे शीर्ष स्थान हमने किसने दिया है? तो इसमें शीर्ष स्थान किसने दिया गया है? किस लैंग्वेज को दिया गया है? तो सबसे पहले रखा गया हिंदी। अगर पूछेगा कि बहुभाषा बिल UNO में इंडिया की तरफ से तो कोई होगा तभी तो उसने बहुभाषा बिल जो होता है वहां पे पारित करा या प्रस्तुत करा। तो याद रखिएगा UNO में इस समय इंडिया की तरफ से कौन है? TS त्रिमूर्ति। कौन है इंडिया की तरफ से? TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति। ठीक है, UNO में इंडिया की तरफ से कौन है? TS त्रिमूर्ति। UNO की स्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1945 में। ठीक है, 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क।
ठीक है, कहाँ है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। ठीक है, किसकी जगह पे आया था, लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया था, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस किया था, जो कि 1919 में बना। ठीक है, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, यूएनए का मुख्य कार्य है कि वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी, विश्व की सुरक्षा और शांति बनाए रखे। इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि पीस, विश्व के पीस और सुरक्षा को क्या करते हैं, बनाए रखें। ठीक है, कॉफी क्लब किससे रिलेटेड है, यह भी इसी से रिलेटेड है, किससे, यूएनओ से। कॉफी क्लब किससे रिलेटेड है, तो वो अभी यूएनओ से रिलेटेड है। कॉफी क्लब में कितने कंट्री हैं, 4 कंट्री हैं, जो क्या कहते हैं कि हमें भी क्या, हमें भी परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। अगर चारों कंट्री के नाम पूछे, जो कि यूपीएससी पूछता है दोस्तों, तो आपको 4 कंट्री के नाम याद होने चाहिए, जापान, भारत 2 इधर से हुए, जर्मनी 3 हुआ, ब्राजील 4 हुआ। तो कॉफी क्लब में 4 कंट्री हैं और ये चारों कंट्री क्या करते हैं, याद रखिएगा कि वह परमानेंट मेंबर होने की मांग करते हैं। तो भविष्य में हो सकता है कि इन चारों में से कोई ना कोई परमानेंट बन जाए। ठीक है दोस्तों, भविष्य की बातें भविष्य पे छोड़ते हैं और हम लोग समझते हैं क्या, यूएनओ में टोटल लैंग्वेज कितनी बोली जाती है, 6 लैंग्वेज बोली जाती हैं, इंग्लिश, रशियन, फ्रांस, चाइनीज, अरेबिक, स्पेनिश। देखिए याद करने का तरीका कैसे है दोस्तों, 5 परमानेंट मेंबर है यूएनओ में। कितने परमानेंट मेंबर है, टोटल 5 परमानेंट मेंबर है। ठीक है, जिसमें यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है, ठीक है, फिर फ्रांस है, फिर चाइना है दोस्तों, है ना, फ्रांस है, चाइना है और लास्ट में रसिया है। तो रसिया से रसियन हो गया, चाइनीज से चाइनीज हो गया, फ्रांस से फ्रेंच हो गया, और यूके यूएसए की तरफ दोस्तों अधिकतर जो होता है वो इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश हो गया। तो 4 तो ये हो गया, और 2 हम लोग को याद रखना है, अरेबिक, ठीक है, और एक स्पेनिश लैंग्वेज। तो टोटल कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, तो टोटल 6 लैंग्वेज बोली जाती है। P5 कंट्री का मैंने आप लोगों को नाम बता दिया। 10 परमानेंट 10 जो होता है टेम्पोररी मेंबर होते हैं, जिनका टेन्योर कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 2 वर्ष का होता है। आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, क्यों न्यूज में है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम, ये नाम सब लोग जानते होंगे, मनरेगा। क्या नाम है इसका, दूसरा नाम है मनरेगा। इस समय न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसमें लोकपाल को चुना गया है, लोकपाल की नियुक्ति हुई है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा में लोकपाल की नियुक्ति हुई है, लोकपाल की नियुक्ति हुई है। नाम क्या है उनका, एनजे ओझा, उनका नाम क्या है दोस्तों, एनजे ओझा उनका नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, दूसरा नाम है इसका मनरेगा, लोकपाल की नियुक्ति हुई है, एनजे ओझा। अगर पूछेगा लोकपाल शब्द सर्वप्रथम लेने वाला कंट्री कौन है, सर्वप्रथम उपयोग में लेने वाला कंट्री, तो स्वीडन, स्वीडन है वह कंट्री जिसने सर्वप्रथम लोकपाल वर्ड की खोज की थी। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि यूनाइटेड नेशन का, अगर आपसे पूछे कि यूनाइटेड नेशन वर्ड किसने दिया था, तो याद रखिएगा फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपको हर तरह से तैयार रहना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का दूसरा नाम है मनरेगा, इसमें लोकपाल की नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है एनजे ओझा। ठीक है, लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो जिस देश ने किया था, मतलब लाया था, उसका नाम क्या है, वह स्वीडन है। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, नन्ही परियोजना। नन्ही परियोजना, सबसे पहले पूछेगा कहां लॉन्च हुई है, लॉन्च न्यू दिल्ली,
ये आपको याद रखना है 100% दोस्तों। ये आपसे पूछेगा किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो बेबी गर्ल, ठीक है, जो बच्चियां छोटी छोटी बच्चियां पैदा होती है ना, उन लोगों के लिए यह नन्ही परियोजना लॉन्च किया गया है, ठीक है। पर्पज क्या है, इंस्टीट्यूशन 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 डिलीवरी की स्पेलिंग देख लीजिएगा दोस्तों। इंस्टीट्यूशन डिलीवरी करना मतलब इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होना, इसका मतलब ये है कि जैसे कि मतलब जो जिनका छोटे छोटे बेबी होते हैं, उसके बाद उन लोगों को बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, या फिर उन्हें बहुत सारे टीका लगते हैं, वैक्सीनेशन लगते हैं, तो बहुत जो होता है उन लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, हर जगह दौड़ना पड़ता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। इस योजना के तहत जिनकी छोटी छोटी बच्चियां होंगी, बेबी होंगे छोटे छोटे, उनको क्या किया जाएगा, एक ही स्थान पे सारे कार्य और एक ही साथ एक ही इंस्टीट्यूशन में हो जाएंगे। इसीलिए इंस्टीट्यूशन डिलीवरी जहां हुआ रहेगा वहीं पे सारे कार्य हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पर्पज इंस्टीट्यूशन डिलीवरी। मतलब जहां पर बेबी का जन्म हुआ है वहीं पे सारे टीके मतलब एक ही साथ सारे हो जाएंगे, तो ज्यादा उन्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो नन्ही पड़ी योजना कहाँ लॉन्च की गई है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कैसा योग किस लिए है, बेबी गर्ल के लिए, जो बच्चियां पैदा हो रही हैं उन लोगों के लिए है। न्यू दिल्ली कैपिटल बनी, कैपिटल 1911 में बन गई थी, 1912 में लागू हुआ, ठीक है। मान जाइए कि जैसे कि बिल पास हो गया कब, 1911 ईस्वी में की कैपिटल होगी, और 1912 ईस्वी में से कहा जाने लगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या है हम लोग की आखिरी न्यूज है, चीन न्यूज में क्यों है। चीन पूछेगा न्यूज में क्यों है, तो याद रखिएगा चीन जो है वो रसिया के साथ मिलकर सड़क का निर्माण कर लिया है, ये आपको याद रखना है। पूछेगा अगर क्वेश्चन दोस्तों आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है कि हाल ही में चीन ने किस कंट्री के साथ मिलकर एक सड़क परियोजना का निर्माण खत्म किया है या उसे इनॉग्रेट किया है, तो याद रखिएगा किसने किया है, तो चीन ने रसिया के साथ मिलकर किया है, ठीक है। इस समय रसिया पर सैंक्शन लगे हुए हैं, तो इस समय चीन जो होता है, देखिए अमेरिका का दुश्मन रसिया, ठीक है, तो अमेरिका का दुश्मन रसिया, अमेरिका का दुश्मन चीन, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो इसी योजना को ये फॉलो कर रहे हैं, इसी पॉलिसी को फॉलो करके क्या कर रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं। पूरे इस युद्ध के दौरान, यूक्रेन क्राइसिस के दौरान चाइना ने कभी भी रसिया का साथ नहीं छोड़ा है, और उसके तहत उसने अपना काम निकाला और क्या किया है, सड़क का निर्माण करा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा कि वह सड़क किस नदी पर बनी हुई है, तो याद रखिएगा अमूर रिवर पर, अमूर नदी पर। किस नदी पर, ये याद रखिएगा कि चीन रसिया ने, चाइना और रसिया ने जो सड़क मिलकर बनाया है वह किस नदी पर बनी हुई है, तो याद रखिएगा अमूर नदी पर यह दोस्तों बनी हुई है, ठीक है। चीन में दोस्तों बहुत बार बता चुका हूं, टकला मकान का मरुस्थल है, ठीक है। चीन में किस चीज का मरुस्थल है, टकला मकान का मरुस्थल है। वुहान लेबोरेटरी से कोरोना निकला था, वुहान लेबोरेटरी से, ये भी आपको याद रखना है। फादर ऑफ कोरोना मैं इन्हें बोलता हूँ, क्या है ये, फादर ऑफ कोरोना है, चाइना है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है, कौन है, शी जिनपिंग यहाँ के दोस्तों प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये रही दोस्तों चाइना क्यों न्यूज में था वो हमने बता दिया। ये आपको याद रखना है कि वो अमूर नदी पर है, ये भी आप भूलिए मत दोस्तों कि इसी तरह सीपेक कॉरिडोर चाइना किसके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, ठीक है, ठीक है। उसी के तहत उसने हम्बन टोटा पोर्ट जो कि पाकिस्तान का, सॉरी हम्बन टोटा पोर्ट जो कि चाइना का है, उसने क्या, हम्बन टोटा पोर्ट दोस्तों, सॉरी हम्बन टोटा पोर्ट जो कि किसका है, श्रीलंका का है, तो
इसी तरह उसने वहां पर एयरपोर्ट बनाया, कोलंबो पोर्ट, ठीक है, और उसके बाद पैसा न देने के कारण उसने पूरी तरह से कब्जा कर लिया हम्बनटोटा पोर्ट को। उसी तरह सीपेक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है, कौन बना रहा है दोस्तों, याद रखिएगा कि वह चाइना पाकिस्तान के एक दूसरे की मदद से बन रहा है। और इस कॉरिडोर को बनाने में पाकिस्तान कर्जे में डूब गया है, मतलब पाकिस्तान की जितनी विदेशी मुद्रा है उससे ज्यादा तो कर्ज में डूबी हुई है चाइना के, ठीक है। तो ये बात ये है कि उसने क्या किया है, ग्वादर पोर्ट को, उसके तहत ग्वादर पोर्ट तक अपना जो होता है वो रोड विकसित कर रहा है, ठीक है। चाइना जो होता है ना सिल्क रूट, मतलब पूरे विश्व में अपना जाल फैलाना चाहता है, मार्केट फैलाना चाहता है, तो उसी के तहत उसे बीचों बीच ऐसे रास्ता बना रहा है, ठीक है, ग्वादर पोर्ट तक। तो ग्वादर पोर्ट आपसे पूछेगा कहाँ है, तो याद रखिएगा ग्वादर पोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो पाकिस्तान में है, ठीक है। हम्बनटोटा पोर्ट फिर से याद रखिएगा दोस्तों कहाँ है, तो हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है, श्रीलंका में है। दोनों पोर्टों पर किसका कब्जा है, याद रखिएगा दोनों पोर्टों पर जो होता है दोस्तों वह चाइना का कब्जा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि चाइना की जो जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक जो जीत हो रही है दोस्तों, वह बहुत ही क्या होता है, बहुत ही विश्व के लिए जो होता है खतरे की घंटी, विश्व के लिए क्या, यूएसए के लिए, वो यूएसए के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, क्योंकि उसने इस काल में भी जो यूक्रेन क्राइसिस में भी रसिया का साथ दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग की रही आज की करंट अफेयर्स की न्यूज। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।